आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पे। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे टॉपर स्टॉक की एक सीरीज चल रही है और लगातार हम आपको कई सारे टॉपर से अलग-अलग सब्जेक्ट के मिला रहे हैं। इसी टॉपर स्टॉक के इस सीरीज में हम नए टॉपर से जुड़ने वाले हैं और उनसे ही जानते हैं उनके रणनीति के बारे में और आपको मिलाने वाले हैं संस्कृत के टॉपर से और उनसे ही जानेंगे उनके रणनीति के बारे में। तो आइए मिलते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बीएचयू वाले दी हिस्टोरिका पे। थैंक यू सो मच। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ दो टॉपर बैठी हुई है। अब हम आपको दो टॉपर के एक साथ मिला रहे हैं, तो अब इनका इंट्रोडक्शन हम इन्हीं से जानेंगे। अवनी चतुर्वेदी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है। और मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। मेरा नाम वैष्णवी है और मेरा संस्कृत ऑनर्स है। तो यानी कि हमारे साथ दो संस्कृत की टॉपर बैठी हुई है। तो अब इनके बारे में जानना चाहेंगे कि ये पढ़ाई कहाँ से की है। एक सेकेंड, पढ़ाई नहीं, इनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ से पढ़ाई कर रही है और कहाँ से पढ़ाई की है। मैंने यही बीएचयू एमएमवी से ही संस्कृत ऑनर्स किया है। अच्छा, और आप? मैंने भी एमएमवी से ही बीए ऑनर्स किया है संस्कृत से। तो सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आए हुए लगभग बहुत दिन हो गया है, तो अब आप लोगों का एडमिशन कहाँ हो रहा है? आप लोग बीएचयू में ही पढ़ने वाली हैं या अब कहीं और एडमिशन ले रही हैं? तो हम नहीं, हम लोग का यहाँ पे हो गया एडमिशन, तो हम लोग ने यहीं एडमिशन लेना है। सीयूईटी पीजी का आपने एंट्रेंस दिया होगा, आपके कितने मार्क्स आए? सबसे पहले तो टॉपर्स के से यही लोग जानना चाहते हैं कि उनके मार्क्स कितने आए हैं, तो आप बताइए। मेरे 290 मार्क्स आए हैं। 290। तो आपने ऐसा बीएचयू में ही एडमिशन लेने के लिए क्यों सोचा? क्योंकि यहाँ पे संस्कृत के लिए संस्कार अच्छा है, यहाँ का माहौल अच्छा है। संस्कृत के लिए काशी बेस्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे एडमिशन लिया जाए। तो अभी बहुत सारे बच्चे जेएनयू जा रहे हैं, बहुत उनके मन में सबसे पहला प्रेफरेंस ऐसा आ रहा है कि जेएनयू के लिए, तो आपने जेएनयू के लिए नहीं सोचा? नहीं, मेरा जेएनयू में हुआ था, पर वही मेरी बात है कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए तो जेएनयू अच्छा है, पर संस्कृत के लिए आई थिंक बीएचयू इज़ द बेस्ट। मतलब ये हुआ कि आप बीएचयू के लिए जेएनयू को कुर्बान कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अवनी जी से बात किया और अब मैं वैष्णवी से बात करना चाहूंगी कि उनके सीयूईटी पीजी में कितने नंबर आए हैं। जी, मेरे 212 मार्क्स हैं और मेरा एडमिशन बीएचयू में ही हुआ है डिपार्टमेंट में। तो अभी आप कैसा महसूस कर रही कि बीएचयू में आके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि संस्कृत के लिए तो काशी बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा एडमिशन बीएचयू में ही हुआ है, मेन कैंपस में। तो बीएचयू में ही आना आपका सपना था कि आप जेएनयू के लिए भी सोच रही थी? नहीं, मैंने जेएनयू का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, मैंने सिर्फ बीएचयू का किया था। मेरा यहीं आने का सपना था, जो कि पूरा हुआ है। बहुत 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 अच्छा लगा। अभी आपने सुना कि ये दोनों टॉपर एमएमबी से ही पढ़ी हुई है, तो हम इनके बारे में जानना चाहेंगे, एमएमबी के बारे में जानना चाहेंगे कि एमएमबी में संस्कृत को लेके कैसा माहौल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत डिपार्टमेंट बीएचयू का बहुत फेमस है, लेकिन अगर अलग से बात करें एमएमबी के लिए, तो एमएमबी के लिए जानना चाहेंगे एमएमवी तो बहुत ही अच्छा है संस्कृत के मामले में, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स हैं, जो कि सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाते हैं और पढ़ने का तरीका भी बताते हैं और हमें एंट्रेंस को लेकर भी गाइड करते हैं। तो हम बहुत ही अच्छा माहौल है और अच्छे से क्लासेस चलती हैं। एमएमवी हर मामले में बेस्ट है। और आपसे भी जान लेते हैं एमएमबी के बारे में। हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि एमएमए में सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं और ख़ासकर कि जो संस्कृत के हमारे प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ही स्वीट हैं, और रिसर्च स्कॉलर्स ने जो भी हमारी क्लास ली वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से क्लासेस चलती हैं, सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है और संस्कृत को लेके बहुत प्रोत्साहित भी किया जाता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि एंट्रेंस के लिए भी बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया था हमारे प्रोफेसर्स ने, तो उनके मार्गदर्शन की ही वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको रिसर्च स्कॉलर भी पढ़ाते, तो प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर की पढ़ाई में क्या अंतर हो जाता है? देखिए, जो प्रोफ़ेसर है वो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे, पर जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स थे, हाँ। वो भी बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते थे और उनका क्या था कि वो समझते थे कि हम लोग को किस तरह से पढ़ाया जाए।
वो एक पैटर्न बहुत अच्छा मतलब वो लोग क्रिएट करते थे पढ़ाने के लिए। और रही बात प्रोफ़ेसर्स की, तो वो लोग तो प्रोफ़ेसर्स हैं, उन लोग की पढ़ाई पे तो कभी हम लोग को उँगली उठानी ही नहीं चाहिए। तो ऐसी बात है बस। इतना हमने जान लिया कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की और इनके नंबर कितने थे, और सबसे ज़्यादा उत्सुकता वाली जो बात होती है कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की और कौन से बुक इन्होंने रटा, क्योंकि संस्कृत में होता है कि रटना, क्योंकि अभी हम लोग जो बीएचयू के जिस कैंपस में बैठ के आपसे गप कर रहे हैं, तो यहाँ अक्सर सुबह सुबह देखते हैं माहौल रहता है कि सुबह उठ के वेद लेके सुबह सुबह सब ग्रंथ को पाठ करते रहते हैं। तो आपने ये, तो जब भी मैं देखती थी तो हमें लगता था कि ये लोग आके रट रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सच में रटते हैं, मतलब कि कोई स्पेसिफिक वे है इस तरह का? जी, जो संस्कृत होती है उसका वाचन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट होती है पढ़ने में भी। और जैसे कि वाचन करते रहना चाहिए ताकि हमें बहुत सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं। और वाचन इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है, मतलब पढ़ना चाहिए ज़रूर। ग्रंथों को बारंबार कई बार वाचन करना चाहिए ताकि वो हमें अच्छे से आ सकें, और हमें मतलब भी अच्छे से समझ में आता है जब हम वाचन करते हैं। वाचन बहुत ही ज़रूरी है ये। बहुत अच्छा लगा, मेरे मन में एक कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ। हम और अब हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन जो की, तो उसके लिए कौन-सा बुक पढ़ा? पहली बात तो उसमें संस्कृत के लिए कोई विशेष किताब नहीं आती है हम लोग के लिए। उसमें ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस हिसाब से एग्ज़ाम्स होते हैं, अंदर से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए हमको ज़रूरी है कि हम ग्रंथ पढ़ें। जैसे कि लघु सिद्धांत कौमुदी है, जो कि व्याकरण के लिए है, उसको पढ़ना चाहिए। और उसके संस्कृत के कई पार्ट्स हैं, जैसे व्याकरण हो गया, दर्शन हो गया। तो दर्शन में जैसे कि सांख्य कारिका है, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह है। तो जो विशेष जो ये इस प्रकार के ग्रंथ हैं, उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। और अलग से हम किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे कि नेट जेआरएफ के लिए संस्कृत गंगा की किताबें आती हैं, उनकी गाइड्स पढ़ सकते हैं। और जैसे कि अलंकार शास्त्र का इतिहास है, भामा है, भरत हैं, ये आचार्यों ने क्या बताया है, इसके विषय में सब कुछ हमको कंठस्थ होना चाहिए। हाँ, इनसे जाने की किताबों के बारे में कि कौन-सी किताब हमें पढ़ना चाहिए। तो अब ये भी बताइए कि और मतलब और वैष्णवी जी से जानना चाहेंगे कि और कुछ ऐसा जो मतलब एक पत्थर की लकीर साबित हो एंट्रेंस के लिए? जी, ऐसा तो कुछ है नहीं। पहले तो अवनी जी ने काफ़ी कुछ बता ही दिया है, पर आप जैसे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखें और सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करें। एक बार तो ज़रूर ही ख़त्म करें। और जैसे कि स्पेसिफ़िक एक बुक चाहते हैं, तो आप नेट जेआरएफ की बुक ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की या कोई भी पब्लिकेशन की। तो वो लीजिए और उसमें अपने जो सिलेबस दिया हुआ है सीयूईटी ने, तो उसको फॉलो करिए, उससे पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और नेट जेआरएफ के क्वेश्चन सॉल्व करिए। संस्कृत गंगा की बुक आती है, कोई भी बुक ले सकते हैं, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। और जो बीएचयू के और ये जेएनयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, वो इस बार बिल्कुल भी काम नहीं आए हैं, क्योंकि बिल्कुल बदला हुआ पैटर्न जारी किया है एनटीए ने। तो हमें एनटीए के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए। तो क्वेश्चंस जो हैं हमें एनटीए वाले ही लगाने चाहिए, नेट जेआरएफ के लगाइए। और ये जो बीएचयू, जेएनयू, एयू के आते हैं, इनका इस बार कोई रोल नहीं रहा है, तो आप लोग उन्हीं पे फोकस करिए। जैसा कि आपने बताया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर का कोई रोल नहीं रहा, तो इस तरह से हमें तैयारी करने में भी बहुत कठिनाई बहुत महसूस हो रही होगी। तो ये इस कठिनाई तो आपको क्या कठिनाई की सामना करना पड़ा था? जी, पहले तो पता ही नहीं था कि इतना बदला हुआ पैटर्न आ जाएगा। और वैसे है, छोटी-छोटी चीज़ें ही हैं, पर पैटर्न बदलने की वजह से क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बदला गया है, इसलिए आंसर वो करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बाकी अच्छे से पढ़ेंगे तो सब हो जाएगा। अभी हम लोगों ने वैष्णवी को सुना, अब अवनी जी से बात करते हैं कि अवनी जी, जब हम तैयारी करते हैं तो थोड़ा डिप्रेशन जैसा माहौल हो जाता है, या आप घर में तैयारी करें तो घर में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग बाहर रह रहे होते हैं ग्रेजुएशन के। तो अभी आप लोगों ने कैसे तैयारी की?
पहले तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा बीए का सिलेबस था, उसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आगे बहुत काम आता है वो। और रही बात घर पे तैयारी करने की, तो ऐसा नहीं है, जब हम पीछे का सब कुछ अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। हाँ, लेकिन ये है कि हमें ज़रूर टाइम निकाल के 3 से 4 घंटे तैयारी के लिए 2 महीने 3 महीने पहले से ही देने चाहिए। और मैंने भी ऐसे ही किया था। और और सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, और एक-एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसा कि इस बार आया था। जैसे कि पूछ लेता है कि लकार के क्या क्रम हैं, या फिर रस के क्या क्रम हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है कि एक-एक लाइन जब हम लोग को श्लोक की या किसी मंत्र की याद रहेगी, तो वो चीज़ें हमको करने में बहुत आसानी होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है ये सब चीज़ें। अभी हम लोग देखते हैं कि ज़माना इतना मॉडर्न हो गया है, तो फिर सब लोग साइंस के पीछे भागते हैं, लेकिन आप लोगों ने आर्ट्स को चुना और आर्ट्स में भी संस्कृत को। तो ये जो कि संस्कृत इतना टफ, बहुत सारे वेद, उनके श्लोक याद करना रहता है, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हाँ, हमें संस्कृत ही लेना चाहिए? जी, जब बीए में कोर्स अलॉट हुआ तो मेरा संस्कृत ऑनर्स हो गया था, तो मैंने पढ़ाई शुरू की। फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा, और जैसे कि लोगों का बहुत वो है कि मृत भाषा होती जा रही है, या सब बेकार का समझते हैं या बहुत कठिन समझते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हम वैदिक इतिहास को देखते आएँगे तो बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा जो वैदिक है बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि उसमें साइंस नहीं है, हमारे वेदों में भी साइंस है, और हर उसका कोई ना कोई कोरिलेट है साइंस से। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़रूरी है वेद, और हर उससे कोरिलेट है ये। और जैसे कि है मैथ के टाइप हमारे यहाँ व्याकरण भी है, जैसे कि संस्कृत व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल मैथ का सब्जेक्ट है कि फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला लगेगा और उसका आंसर आएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये दो लोगों का बहुत ये है कि मृत भाषा है, ये होता जा रहा है। तो मैंने इसलिए चुना कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊँगी, और फिर से जैसे कि स्वामी दयानंद जी का श्लोक है कि कोटेशन है कि उनका कि वेदों की ओर लौटो। तो हम भी यही चाहते हैं कि लोग मॉडर्न तो बने, लेकिन अपनी वैदिक संस्कृति को भी जानें, अपने मूल से जुड़े रहें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति जो है, हमारा अपना कल्चर है, अपनी भाषा है, तो हमें ये भी जानना चाहिए और मॉडर्न भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें साथ-साथ चलेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारा भारत बहुत महान बनेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को छूने वाली बात कही है आपने। तो अब अवनी जी से भी जानेंगे कि अवनी जी ने क्यों संस्कृत पढ़ना ही चाहा और संस्कृत ही पढ़ा? देखिए, मेरा क्या है कि मेरा तो संस्कृत सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, और इसका कारण भी है कि बहुत ही अच्छी भाषा है ये। और जैसा कि आप लोगों ने कहा, जैसा कि वैष्णवी ने कहा कि आजकल मॉडर्न ज़माना है, साइंस का है, मतलब ज़माना है, तो इसमें संस्कृत लेना मतलब कहाँ से मोटिवेशन मिला? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि साइंस अलग है और संस्कृत अलग है। जब हम उसको गहराई से देखेंगे ना, तो संस्कृत में ही साइंस है। और वो बात अलग है कि आजकल कोई संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता है, उसको समझना नहीं चाहता है। जब हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आज के ज़माने में भी खोजी जा रही हैं, जिन पे अभी विचार होना प्रारंभ भी नहीं हुआ है, वो वेदों में लिखा हुआ है। जैसे कि एक उदाहरण है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये श्लोक है। इसको अगर हम इसका अर्थ जानेंगे या समझेंगे, तो उसमें हम समझ सकते हैं कि इसमें शून्य की भी बात की गई है। और बस यही बातें हैं। और संस्कृत से एक संस्कार बनता है, अपनी परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है। और जो बहुत पुरानी भाषा है, तो इसलिए बहुत पुराने ज़माने में क्या होता था, कैसे होता था, ये सब भी जानने का अवसर मिलता है हम लोगों को। और रही बात मॉडर्निटी की, तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत पढ़ने से कोई बहुत पिछड़ी सोच वाला हो जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम संस्कृत को बहुत गहराई से समझते हैं, उसको समझते हैं, तो हमको लगता है कि संस्कृत भी बहुत मॉडर्न है, बहुत आगे की सोच वाली ये भाषा है ये। तो ऐसी बात है, और ये मिथ्या है कि मतलब मॉडर्निटी के ज़माने में संस्कृत बहुत पीछे हो जाएगी, ये वो। तो और रही बात मृत भाषा की, तो संस्कृत कभी मृत नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हमारी इंडो यूरोपियन भाषाएँ हैं, उनको समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको नहीं संस्कृत को नहीं समझ पाएँगे, तो उन भाषाओं को समझना हमारे लिए बहुत ही
एक प्रकार से असंभव सा हो जाएगा और हम जब भाषा को नहीं समझ पाएँगे तो हम पुरानी संस्कृति या वहाँ के विचारों को नहीं समझ पाते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें कि हमने जाना कि संस्कृत का कितना बड़ा योगदान है हमारे संस्कृति में। अगर इस तरह से चलता रहा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। संस्कृत पढ़ने के साथ साथ अब इनके जीवन में क्या इच्छा है बनने की, क्या एम है वो जानना भी चाहेंगे। मेन एम तो यही है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है ताकि लोग संस्कृत के बारे में जानें और अच्छे से जानें, ताकि उन्हें भी वेद समझ में आए, पता चले कि हमारे वेदों में क्या लिखा हुआ है, उन्हें समझ सकें। और मेरा नेट जेआरएफ प्रोफेसर बनना ही है और आजकल तो पीसीएस टॉपर भी संस्कृत के हो रहे हैं, तो जो भी लोग चाहें वो इस फील्ड में भी ऑप्शनल के रूप में संस्कृत को चूज़ कर सकते हैं यूपीएससी में भी। हाँ, अब बाकी लोगों से भी बात की तो उनका एम यूपीएससी, लेकिन आपका एम जान के बहुत अच्छा लगा कि आप अपने सब्जेक्ट को जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम अवनी जी से भी जानना चाहेंगे कि उनका एम क्या। जैसा कि वैष्णवी जी ने बताया कि हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि हम संस्कृत को जन जन तक पहुंचाएं और मेरा भी यही है कि मैं नेट जेआरएफ करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहूँगी ताकि इससे क्या होगा कि एक लोगों की ये गलत धारणा है जो कि संस्कृत में कोई करियर स्कोप नहीं है, संस्कृत पढ़ने से कोई कुछ बन नहीं सकता, तो उससे ये भी टूटेगा। और जैसे कि वैष्णवी जी ने बताया कि इस समय यूपीएससी में भी संस्कृत बहुत अच्छे से मतलब पढ़ने पर उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ के लिए भी बहुत अच्छा है संस्कृत। फिलहाल तो मैंने अभी इतना ही सोचा है। जाते जाते हम इनसे कुछ संदेश सुनना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा, अर्थात जो हम अपना कर्म है वो बहुत ईमानदारी से करते रहें और कर्म में लिप्त ना हो और ऐसा करते हुए आगे की सोचें और उसमें जो है 100 साल जीने की कामना करें। बस। बहुत 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 धन्यवाद। अब वैष्णवी जी से भी जानना चाहेंगे। जी, यही कहना चाहेंगे कि सब लोग अपना कर्म करते रहिए बहुत ही सच्चाई से, और जैसे कि कहा गया है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधयेत्, मतलब कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ना रुको। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टीम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपर्स के वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पे। मैं सालू, कैमरामैन गुलशन के साथ।